आज हम इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आए हैं। पीडीएफ मैंने आपको ये पहले ही भी ऐप पर अपलोड कर दिया है। दूसरी बात ये है, जैसे आप लोगों को वैसे नोट्स आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बट मेरा जो पर्पज़ रहता है कि आपको क्लासेस लेने का, वो आपको मैं एक बेसिक चीज़ें समझाऊँ। दूसरी बात है, जैसे डायग्राम है तो उस डायग्राम को समझाने की कोशिश करूँगा, प्लस कुछ पीवाईक्यू है तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में। करंट अफेयर्स की जिसकी भी क्लासेस रहेगी, आईआर की, इन्वायरमेंट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हम करंट अफेयर्स करवाएंगे उसको आप 2x की स्पीड से देख सकते हो। वैसे अगर आप नोट्स देखोगे तो और अच्छा है, बट अगर नोट्स से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार 2x की स्पीड से वीडियो देख लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। इसमें सब कुछ आपके एक ऑथेंटिक सोर्सेज की, मतलब हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जैसे हम कोई वो नहीं कर रहे हैं कि कचरा पात्र, मतलब एक तरह से कचरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको जो भी चीज़ें मिली वो आपको एक तरह से ऑथेंटिक, और प्लस आपको टू द पॉइंट्स, आपके लिए हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं जो न्यूज़ में रहे। PM 2.5। PM 2.5 क्या है? PM 2.5 एक प्रदूषण है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये समझ सकते हो, जैसे आप दिल्ली में शहर रहते हो, ठीक है। तो दिल्ली में PM 2.5 बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। यानी ये आपको दिखेगा नहीं, मतलब बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है मानव स्वास्थ्य के लिए, यानी मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक प्रदूषक है। क्योंकि छोटे कण होते हैं महत्वपूर्ण अंगों में बॉडी में, मतलब जैसे अगर अपने बॉडी में किडनी है, लीवर है, उन पर जाके एक तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वैसे अगर देखा जाए, जैसे कोई भी अगर भारत में अपना अपना मैं अपने भारत में की बात कर रहा हूँ, अपने भारत में 8 प्रदूषण ऐसे हैं जहाँ पर चेकिंग होती है, यानी चेक करके उसके बाद में फिर उसका क्या बोला बताया जाता है कि यहाँ पर कितना पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे इंडिया में क्या है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी NAQI, ठीक है, इंडेक्स है। वो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष तौर पे ध्यान रखना है कौन जारी करता है। ऑब्वियसली वायु है तो वायु कहाँ पर, पर्यावरण से यानी संबंधित होगा, यानी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वायु की गुणवत्ता की अगर जाँच की जाती है तो उसमें से 8 प्रदूषक को देखा जाता है। यानी सबसे पहले है PM 2.5। PM 2.5 है, वो एक तरह से प्रदूषक है, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, इसी तरीके से इनका भी नाम है, ठीक है। यानी छोटे छोटे कण को यानी बोला जाता है, ठीक है। PM 10, ठीक है। एक PM 2.5, एक PM 10। उसके बाद आता है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर अमोनिया, फिर ओजोन, फिर लेड एंड सीसा। अब आपको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 8 है तो उसमें से 2 इस तरीके से PM वाला हो गया, PM 2.5, PM 10, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये आप याद रखते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। फिर अ से ओजोन, अ से अमोनिया, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रख सकते हो। फिर लेड और शीशा आपको, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों आपको इस तरीके से याद करना है। यही अगर देखा जाए तो यूपीएससी प्रीलिम्स में 2016 में क्वेश्चन आया था कि हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी NAQI है, या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। जैसे मतलब AQI की अगर जांच करनी है कि यहाँ पर कितना है, अगर हम देखते हैं दिल्ली में AQI कितना है, लखनऊ में कितना है, ठीक है। अगर देखते हैं तो इस तरीके से हम जो भी चीज़ें अगर देखते हैं ना, तो इन 8 को एक बार जांचा जाता है, ठीक है। हमारे शहर में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ठीक है। हमारे शहर में सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, इन 8 को देख के उसके बाद फिर AQI निकाला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये रखा है कि AQI को परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडल गैसों में किनका विचार किया जाता है, ठीक है। तो अपन कौन सा हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन नहीं, यानी 2, 3 और 4, 2, 3 आपको 4 यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। ये वापस रिटर्न क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है PYQ में, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक आपको मंत्रालय याद रखना है, कौन सा मंत्रालय, पर्यावरण एंड जो जलवायु मंत्रालय वो जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है बिरिंगा खेती। बिरिंगा खेती अभी उड़ीसा में न्यूज़ में थी। उड़ीसा की एक प्रकार की मिश्रित खेती है, ठीक है। अब मैं आपको बिरिंगा खेती क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जंगल है, ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये जंगल है। अब इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। तो जैसे आदिवासी है या ग्रामीण जो आसपास लोग हैं, वो क्या करते हैं, इस जंगल में कुछ जो क्षेत्र को क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर एकदम क्लीन किया जाता है, यानी साफ करके फिर वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है।
तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रिंगा खेती। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ग्रामीण लोग मुख्य रूप से लघु वनोपज एकत्र करके यानी जंगल पौधों को काटकर वन भूमि पर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी जंगली जो जंगल में जो पेड़ पौधे उनको काटकर फिर एकदम प्लेन बनाकर फिर वहाँ से आपको क्या करते हैं, वन भूमि से अपना जीवन यापन यानी खेती एग्रीकल्चर करते हैं। इससे फायर फ्लो की खेती के रूप से जाना जाता है। जो ये वन में जो पेड़ पौधे हैं उनको जलाया जाता है, उससे फायर फ्लो की खेती के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो हम अगर देखा जाए तो भारत में और भी जैसे पूर्वांचल में देखा जाए तो उस साइड अलग नाम से जाना जाता है, सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से अगर देखा जाए तो हम देख सकते हो जैसे पामीडाबी कॉमन ब्रिंगा, ये कहाँ पर है, उड़ीसा क्षेत्र में, इसमें एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। झुमिंग से आपको याद कैसे रखना है, डांस कहाँ पर होता है, पूर्वोत्तर भारत में, यानी असम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की साइड में। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। जैसे खिल कहाँ पर है, खिल आपको हिमालय क्षेत्र में दिखेगा। ठीक है, यानी फूल कहाँ खिलता है, हिमालय क्षेत्र में। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, पोंडू एंड पेंडा आंध्र प्रदेश में, बेवर और दैया मध्य प्रदेश में, आपको बेवर और दैया के नाम से जाना जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, वालरे हमारे दक्षिणी राजस्थान में, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उदयपुर के दक्षिण साइड वाला उधर, उसको वालरे के नाम से जाना जाता है। कुरवा आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट झारखंड के, कुछ राजस्थान के, कुछ एमपी के हैं, कुछ मतलब इस तरीके से सबका अलग अलग उसके आसपास क्षेत्र को याद हो जाता है। ठीक है, तो ये इनको आप एक बार याद कर लेना। फिर है परवाल भीति। अब परवाल भीति क्या है, ये आपको पता होगी, कोरल रीफ। ठीक है, ये समुद्रों में पाई जाता है। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने खुले आसमान के नीचे गर्मी सहनशील कोरल की खोज की। यानी अगर देखा जाए तो कोरल क्या है, कोरल रीफ है ना, वो तो ना तो ज़्यादा गर्मी सहन सकती है, ना गर्म मतलब ज़्यादा मतलब बर्फीले क्षेत्र में ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, सहनशील गर्मी, यानी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये कोरल मतलब रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले बेसिक से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इनका निर्माण आपको अगर देखने को मिलेगा तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य में, अगर वर्ल्ड मैपिंग में अगर आप देखोगे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आपको इनको लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका टेम्परेचर रहता है वो लगभग सामान्यतः 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी अगर अधिक या कम भी हो गया तो मूंगे की मृत्यु हो जाएगी। मूंगे मतलब कोरल रीफ की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इनकी गहराई रहती है 200 से 250 फुट रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एकदम मतलब क्लीन पानी, यानी साफ़ सुथरा पानी की आवश्यकता होगी तभी ये मतलब पनपेंगे। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है, फिर है जो मूंगा और जूजे थली शैवाल के मध्य सजीवी संबंध होता है। ये आपको ये तीनों लाइनें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, ये अभी वैज्ञानिकों ने वैसे सेंसिल कोरल की खोज की। ठीक है, बट इसका जो टेम्परेचर है वो आपको ये दे रखना है, यानी ये ज़्यादा ना बर्फ़ में पनपती है, ना ज़्यादा गर्मी में ये मतलब देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ जो क्वींसलैंड में स्थित है, वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी परवाल भीति स्थित है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब हम भारत की बात की जाए तो कि भारत में परवाल भीतियाँ कहाँ पर हैं। देखो, परवाल भीतियाँ कहाँ पर होगा, जैसे मैं आपको मैपिंग में बता देता हूँ। जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, ये समुद्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, सॉरी इंडिया का मैप है। ठीक है, अगर आपको अब स्वस्थ पानी देखो, यहाँ तो मैंग्रोव है, मैंग्रोव वन है, यानी मैंग्रोव वाला पानी या तो दलदली क्षेत्र होगा, तो या तो साफ सुथरा पानी नहीं होगा। इसका मतलब सुंदरवन के आसपास ये परवाल भीतियाँ नहीं पनपनी है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, बीच वाले क्षेत्र, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में यहाँ पर कोई नहीं रहता है, यानी अगर मनुष्य नहीं रहता है ना, वहाँ पर लगभग ये समझ सकते हो वहाँ पर क्लीन यानी स्वस्थ पानी होगा। ठीक है, या मन्नार की खाड़ी है, मतलब बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ साफ़ सुथरा पानी है, या फिर शांत एरिया ये देख सकते हो। ठीक है, अंडमान निकोबार है, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कच्छ की खाड़ी में इधर कुछ क्षेत्र में आपको परवाल भीतियाँ भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपको परवाल भीतियाँ ये आसपास तटीय इलाकों में आपको देखने को कम मिलेगी, यानी भारत के तटीय इलाकों में आपको देखने को कम मिल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंग्रोव वन अगर आप देखोगे तो वो तटीय इलाकों में ही मिलेंगी ओबियसली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यूपीसी प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में किन में परवाल भीतियाँ हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पर भी है। कच्छ की खाड़ी तो यहाँ पर भी है। मन्नार की खाड़ी यहाँ पर भी है। सुंदरवन में नहीं है, सुंदरवन में क्या है, मैंग्रोव वन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस आपका ये आंसर हो गया, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार ध्यान रखना है। अब आता है एनजीटी। एनजीटी क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यानी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस पेंडिंग में रहते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, अभी भी सुनते होंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया
कि हम कुछ जो क्षेत्र हैं उनको अपन क्या करते हैं कि हम अलग अलग क्षेत्रों में एक अलग से कोर्ट बना लेते हैं। जैसे पर्यावरण से संबंधित उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बना लिया, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए गरीब लोगों के लिए क्या बना लिया, नालसा अधिकरण बना लिया गया, ठीक है। अगर ऐसा देखा है जैसे व्यापारी लोग हैं उनके लिए अगर कोई केसेस ऐसे है तो उनके लिए भी कोई अलग से कोर्ट बना लिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अलग अलग केंद्र सरकार में कोर्ट बना लिए, बट वो रूल्स और फॉलो वो उनके मतलब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक अच्छे मतलब बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो कार्यकाल सॉरी जो क्या बोलते हैं उस नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से जो रूल्स होंगे वो यहाँ पर भी लागू होंगे, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित क्या है, एनजीटी उन्होंने लागू किया। अब एनजीटी पे जो न्यायाधीश होंगे वो मतलब कुछ भी अगर उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स अकॉर्डिंग जो जैसे एनजीटी में रूल्स बना हुआ होगा, ठीक है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए वो चालान या फिर उनके लिए कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में ऐसे आप देख सकते हो, ये ऐसे बहुत सारे डेली न्यूज़ में रहता है एनजीटी का, तो इसको न्यूज़ में देखने की जरूरत नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है एनजीटी के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई, एनजीटी की स्थापना अगर देखा तो राष्ट्रीय हरित एक्ट के तहत हुई है। यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय हरित एक्ट 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई, ठीक है। तो यानी केंद्र सरकार ने नहीं की, किसके तहत की, राष्ट्रीय हरित एक्ट 2010 है उसके तहत एनजीटी की स्थापना की, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून अधिकार को लागू कर सकते हैं। अगर कोई पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कोई कानून है तो वो एनजीटी लागू कर सकता है। पर्यावरण से संबंधित मामले होते हैं उनको भी शीघ्र निपटान करता है, ठीक है। एनजीटी के लिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। यानी अगर एनजीटी कोई एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी मुद्दा है वो अगर 6 महीने के भीतर कोई नहीं करती है गवर्नमेंट तो उसके लिए चालान काटती है, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में लास्ट ईयर आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट पर 6 या 5 करोड़ का चालान काटा था, आई थिंक मुझे कन्फ्यूज है, बट आपको ये ध्यान रखना है 5-6 करोड़ का चालान काटा है। तो इसका मतलब एनजीटी मतलब एक तरह से कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के तहत ये फॉलो करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एनजीटी की 6 महीने के भीतर, ये आपको ध्यान रखना है 6 महीने के भीतर मतलब किसी भी मुद्दे को निपटारा हो जाना चाहिए। अगर किसी को पर्यावरण प्रदूषण या किसी की पर्यावरणीय अगर क्षति पहुंची है तो उनके लिए भी एनजीटी क्या करती है, क्षतिपूर्ति प्रदान और पुनर्निर्माण करवा सकती है, ठीक है। या तो फिर किसी कंपनी ने किसी ने भी किया उनके लिए, या फिर एनजीटी खुद उन लोगों को पर्यावरण से संबंधित पुनर्निर्माण करवा सकती है, ठीक है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, ठीक है, और सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। हम देखते हैं एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया। अभी हमने देखा था अधिनियम हरित जो अभी अधिनियम था 2010 के एक्ट के थ्रू किया था, ठीक है। यहाँ तक तो लाइन सही है। फिर जबकि की बात है नहीं, यहाँ तक तो लाइन सही है, ठीक है। सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया था, सरकार के कार्यपालक आदेश से नहीं किया था। सीपीसीबी का गठन यानी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन किस में किया था, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण एक्ट 1974 के थ्रू किया गया है। इसका मतलब ये केंद्र सरकार के तहत नहीं हुआ, यानी कार्यपालिक आदेश से नहीं किया गया। तो यहाँ से लाइन गलत हो जाती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप सेकंड देखते हैं कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है। अभी हमने पढ़ा एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों को मुकदमों को बाहर काम करने की सहायता करता है। अभी ये भी हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट की इनकी जैसे पेंडिंग में केसेज रहते हैं तो उनके बाहर काम करने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई। फिर जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश की वायु गुणवत्ता को सुधार लाने का लक्ष्य करता है। अगर आप देखोगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, नियंत्रण करना यानी वायु की गुणवत्ता जांच करेगा। अगर आपकी सिटी में अगर देखा होगा तो एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी रही होती, रोड पे खड़ी रहती है, अगर आपने किसी देखा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच केंद्र, ऐसा जांच गाड़ी वाहन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट राइट है। बहुत ही ईजी है, जैसे हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। फिर है ओवर टूरिज्म। ओवर टूरिज्म एक न्यूज़ में है नहीं, किसी क्षेत्र में एक ही जगह पर एक ही समय में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना, फिर वहाँ पर प्रदूषण होता है तो उसको ओवर टूरिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इटली में भी ओवर टूरिज्म अति पर्यटन की एक तरह से वैश्विक मुद्दा बन गई थी। तो ये आपको ऐसे न्यूज़ में रखना है क्या चीज़ है, ठीक है, ओवर टूरिज्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं जिनका व्यास 5 मिलीमीटर यानी 5 mm से भी कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है काल वैसाखी।
अब काल वैसाखी न्यूज़ में क्यों है, जैसे अगर देखा जाए तो ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है, बट इसका काल वैसाखी क्या अनिश्चित टाइम पीरियड आ गया है। अब क्लाइमेट चेंज का अगर देखा जाए तो सबका टाइम पीरियड अलग आ गया। अगर जब आप अपने खुद का, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप 10 साल पहले 10 साल पहले का अगर सोचो तो उस टाइम बारिश थोड़ा अगर मान लेते थोड़ा जल्दी होती थी, अब थोड़ी लेट होती है। फिर अगर सर्दी जाए देखा जाए तो सर्दी 10 साल पहले थोड़ा जल्दी होती थी, अब जल्दी थोड़ा लेट होती है। यानी अब जैसे नवंबर का महीना है, शायद अगर नवंबर में बहुत 10 साल पहले अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे याद है 10 ईयर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर नवंबर में बहुत अच्छी सी खासी सर्दी पड़ जाती थी, हमारे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काल वैसाखी का अनिश्चित। अब काल वैसाखी क्या है, जैसे वैशाख के महीने, जैसे हिंदू महीने होते हैं अपना, तो उसमें से वैशाख का महीना होता है। तो वैशाख के महीने में जो असम और पश्चिम बंगाल में बहुत ही भयंकर तरीके से बारिश आती है, ठीक है। मतलब बहुत ही जो शाम के समय में भयंकर बारिश आती थी, तो उससे वर्षा युक्त पवने को बोला जाता है, काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। काल वैसाखी का मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर, वैशाख के महीने में आने वाली बरसात को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बरसात थी ना, ये साहे पटसन और सावर के लिए बहुत ही अच्छी पवनी थी, यानी ये सबसे अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पर खेती होती थी। तो अब क्या है, अब ये लेट हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पर इनके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकती है, ठीक है। इसको असम में क्या बोला जाता है, बारदोली शीरा। जैसे हमारे मैं अपनी राजस्थान की बात करूँ, जैसे हमारे राजस्थान में ऐसे मतलब मुझे अभी तक याद है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मरु में मुझे अभी वो डायलॉग याद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको असम में क्या बोला जाता है, बारदोली शीरा। अगर आपके आसपास भी हमारे जैसे मारवाड़ी में हमारा बोला जाता है मी या मे, ऐसा इस तरीके से बोला जाता है, नहीं मी मारो मरु में, इस तरीके से ऐसा कोई डायलॉग था, वो मुझे अभी याद नहीं है। तो इस तरीके से मतलब असम और पश्चिम बंगाल में भी ये एक तरह से काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 60% चावल के लिए अच्छी थी, ये आपको देखना है। फिर आता है जेब्रा मसल। अब जेब्रा मसल क्या है, जेब्रा मतलब एक आक्रामक जलीय प्रजाति है। क्या है, जलीय प्रजाति प्लस आक्रामक, ये आपको दोनों को, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों था, हाल ही में यूएसए की कोलोराडो नदी में पाई गई। अब ये बहुत कम देखने को मिलती है वैसे, अभी कभी कभार, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बारिश में या सॉरी अगर किसी ने वीडियो देखा है जहाज़ का, तो जहाज़ के आसपास यहाँ पर ऐसे शिप के बहुत सारे ऐसे रहते हैं, जैसे आपको ऐसे लग रहा हो कि जंग लगा हुआ है। तो वो जंग नहीं है, वो किसी में तो जंग होगा, ठीक है। अगर कोई पुरानी जहाज है तो उसमें से जेब्रा मसल चिपके रहते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे ये जेब्रा मसल है, ठीक है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये बड़े से मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो ये जेब्रा मसल क्या करते हैं, जैसे कोई जहाज हो या किसी में चिपके रहते हैं तो उसको पूरे तरीके से काट लेते हैं, नहीं तो उनके लिए थोड़ा सा वो हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे जहाज़ों और अन्य बल्बों में चिपकी रहती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये नाखून के आकार का मोलस्क है, आपको ये ध्यान रखना है, ये हानिकारक है। आक्रामक का मतलब ये हानिकारक है, यानी जैसे मान लेते हैं किसी जहाज जहाज जलीय जो जल में चल रही है जहाज, उसके ऊपर अगर वो ये इस तरीके से हो गया तो वो जहाज को पूरी तरीके से 2-3 महीने में काट दी थी। तो वो क्या करते हैं, अभी उतार, जैसे उनको एक तरह से क्लीन करते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है। तो अभी हाल ही में ये कहाँ पे, यूएसए के जो कोलोराडो रिवर है उसमें पाई गई थी, ठीक है। तो आपको जेब्रा मसल का अगर देखा जाए प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वो आपको आक्रामक जलीय प्रजाति है, अगर ऐसा पूछ लिया है जेब्रा मसल, तो ये क्या है, आक्रामक जलीय प्रजाति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाहुबाब पेड़। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है, ये पेड़ है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे कौन कैसा वृक्ष है, पतझड़ वृक्ष है, ठीक है। आप देख सकते हो पतझड़ वृक्ष पूरा सूखा सूखा रहता है, देख सकते हो आपके टहनियाँ सूखी हुई, इसका मतलब पतझड़ का मतलब पत्ते गिरना, एक तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसकी जो मतलब एक तरह से मूल रूप से कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर और अफ्रीका। कहाँ पर, मेडागास्कर, सबसे ज़्यादा मेडागास्कर का आपको देखने को मिलेगा ये बाहुबाब पेड़, ठीक है। भारत में इसमें गोरख इमली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष है, ठीक है। इसकी 8 प्रजातियाँ पाई जाती है वर्ल्ड में, आपको ये देखना है। सबसे लंबी आयु का वृक्ष है, ये आप देख सकते हो। अभी तो इसके बीज लगभग इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इस मतलब बहुत सारी जगहों में फैल गए हैं, ठीक है। यानी बहुत ही लंबी आयु का वृक्ष है, आपको ये रखना है। पतझड़ वृक्ष है, प्लस इनकी लोकेशन आपको देखनी है, क्या है, मेडागास्कर प्लस अफ्रीका वाला क्षेत्र, जैसे जाम्बिया जिम्बाब्वे वाला क्षेत्र है वो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं टेस्ट सीरीज अगर नेक्स्ट जब भी लेंगे तो उसका ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। फिर है सीसी मक्की। अब सीसी मक्की है क्या, अगर आप मक्की भी पढ़ेंगे तो आपको कीट का पता नहीं चलेगा। तो आपको ये ऐसे प्रीलिम्स में 2024 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये कीट प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सीसी मक्की क्या है, कीट की प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर लोकेशन देखा जाए तो सारा और कालारी मस्तल के बीच की मध्य इस निवास पर ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये मक्खी है।
अब ये एग्रीकल्चर लोगों और जानवरों के लिए घातक होती है। अगर जैसे मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को अगर ये मक्खी खाती है, ठीक है, तो उसको निंद्रा की बीमारी हो जाती है, ठीक है, व्यक्ति को, मतलब इतनी बहुत, जैसे अपने भी इंडिया में अगर देखे जाए तो बहुत सारी ऐसी मक्खियाँ हैं जो जहरीली होती है, ठीक है। जैसे किसी के हाथ पाँव फूल जाते हैं, आपने देखा होगा, आप लोगों को खाई होगी, ठीक है। मेरे तो वो हमारे उस मक्खी को क्या बोला जाता है, जैसे जो शहद के ऊपर जो हम जैसे छोटे थे तो उस टाइम शहद का जो हम यूज करते थे, उस टाइम हमने मक्खी, बहुत लोगों को, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है सब लोगों को ये एक बार हाथों में आई होगी, ठीक है, यानी किसी के आँख पे, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे ये इन्होंने खाई होगी। तो इसी तरीके से अफ्रीका में भी है, ये क्या ज़्यादा खून पीती है लोगों का, ठीक है। अगर व्यक्ति का अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में क्या है, ये एग्रीकल्चर को ख़त्म कर लेती है, ठीक है। और जानवरों को और लोगों के लिए ये क्या, निंद्रा की बीमारी को, एक तरह से निंद्रा की बीमारी हो जाती है, इतनी जहरीली होती है, ठीक है। तो क्या है, सीसी मक्खी है, कीट पर जाती है, ठीक है। फिर है एलाइनर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसका रीजन क्या है, माइक्रोप्लास्टिक की रिसाव से संभावित खतरा, यानी एक तरह से इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये क्या है, ये आप देख सकते हो, ये एक तरह से दांतों में आपको दिख रहा होगा, प्लास्टिक का दांतों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एलाइनर्स बोला जाता है। ये आधुनिक ऑर्थोडोंटिक उपकरण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इसे यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये आपको याद रखना है, दांतों को सीधा करने के लिए। और थोड़ा ये माइक्रोप्लास्टिक की, मतलब ये समझ सकते हो आप, ये पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियल झील विस्फोट बांध, यानी GLOF, ठीक है। हाल ही में नेपाल में हिमनद झील की फटने की खबर। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो, जैसे ये आपको झील दिख रही होगी, ठीक है, यानी ये अब झील कहाँ पर है, ये मतलब हिमनद के, मतलब पर्वत श्रृंखला पे झील होगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ग्लेशियर आपको यहाँ से टूटता है, जोर से आपको यहाँ पर आपको झील के अंदर गिरेगा, तो जैसे ही गिरेगा तो जो पानी का जो ऊपर वाला भाग हो वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा ज़्यादा तो क्या होगा, बांध टूटेगा, सीधी सी बात है। जैसे बांध टूटेगा तो क्या, ज़्यादा पर्वत श्रृंखला माने पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, सॉरी, पानी ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये है क्या है, हिमनद झील की फटने से आने वाली विनाशकार बाढ़, यही है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषता देख सकते हो, ये पानी का अचानक रिसाव होना, सीधी अचानक अगर किसी से हिमने जैसे ग्लेशियर गिर गया, ठीक है, झील के अंदर, तो वो सीधी से सडनली एकदम से फटने की वजह से क्या हो जाएगा, अचानक रिसाव हो जाएगा। ये घटना तीव्र होती है, सीधी सी बात है, अगर कोई मतलब ग्लेशियर टुकड़ा गिरता है तो वो एक तरह से घंटा एकदम, मतलब बहुत ही घटना तीव्र हो जाती है, ठीक है। इसके कारण नदी के निचले हिस्से में भारी मात्रा में जल निष्कासन होता है। यहाँ से टूटेगा तो क्या है, निचले वाले जो भाग में वहाँ पर पानी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको यही ध्यान रखना है, ये क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी जैसे ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर झील है, यहाँ से अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है तो यहाँ से जैसे गिरता है तो ये बाढ़ जो, सॉरी, झील है वो टूट जाने की वजह से यहाँ से नीचे विनाशकारी बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है परमाफास्ट। परमाफास्ट क्या है, वो ज़मीन जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह से बर्फ़ में जमी रहती है। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे ये बर्फ़ का नीचे टुकड़ा है और नीचे ऊपर क्या है, मिट्टी है, आप देख सकते हो चट्टान है, उसकी एक तरह से मिक्स हो गया है ये दोनों, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, इंडिया में आपको बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेगा, जो हिमालय के आसपास क्षेत्र में। ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में वहाँ पर क्या पूरी साल बर्फ़ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे उत्तरी गोलार्ध के लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र परमाकोस्ट आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है। ये मिट्टी, चट्टानों, रेत के मिश्रण से बना होता है, बर्फ़ के साथ बंधे रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये क्या है, आपको अभी समझ में आ गया होगा, यानी जैसे ये बर्फ़ है, बर्फ़ के साथ मिक्स होता है। अगर आप कोई भी चीज़ है, अगर ज़्यादा बर्फ़ में रहेगी ज़्यादा टाइम में, तो वो एक तरह से कनेक्ट हो जाएगी किसी से, ठीक है। ये आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर है मंगलुरु और उडुपी तटीय क्षेत्र, ये कर्नाटक में पड़ता है, ये आपकी इसकी लोकेशन देखनी है। अभी न्यूज़ में क्या था कि न्यूज़ में ये दोनों तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको बीच भी है, अगर आप कोई उधर साउथ में अगर गए तो मंगलुरु और उडुपी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अच्छी बीच है, गोवा के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। ये 5% भूमि वर्ष 2040 तक जलमग्न हो जाएगी। जलमग्न का मतलब यहाँ जैसे तटीय क्षेत्र है ना, जैसे मान लेते हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर तटीय क्षेत्र है, तो ये जल से डूब जाएगा, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, 5% 2040 तक मतलब क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इसका मतलब सॉरी, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ग्लेशियर की वजह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तटीय क्षेत्र की रक्षा कौन करता है, ठीक है, ये तटीय क्षेत्र, इसकी रक्षा कौन करता है, एक तरह से ये देख सकते हैं रूल्स और नहीं, सुरक्षा कौन कर सकता है, तो ये तटीय विनिमय क्षेत्र, ठीक है, ये है, यानी CRZ 1991, ठीक है, 1991। अब इसका जो स्थापना, मतलब एक तरह से इसका जो है वो पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत इसकी स्थापना की गई थी CRZ की, ठीक है। अब ये क्या है,
ये समझ सकते। ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के किनारे, यानी समुद्र के किनारे मतलब समुद्र के आसपास के इलाकों में पारिस्थितिकी और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम के अंतर्गत आता है। यानी ये नियम के जैसे मान लेते हैं, ये जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये जो तटीय क्षेत्र है इनकी रक्षा करने के लिए आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके रूल्स क्या है, यानी समुद्र में उच्च ज्वार रेखा यानी HTL की 500 मीटर तक का क्षेत्र जो नो डेवलपमेंट जोन माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक नीचे बताता हूँ, अभी 2018 में इनको संशोधन कर लिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में नॉन डेवलपमेंट जोन है वो 200 मीटर को घटाकर 50 मीटर कर दिया है। अब जो CRZ है उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे जैसे CRZ का क्या कार्य रहता है, जैसे ये तटीय इलाका है, ठीक है। अब इस तटीय इलाके में अगर कोई भवन का निर्माण करता है या पर्यावरण प्रदूषण करता है तो वो CRZ उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे CRZ 1 है, उसके अंतर्गत क्या है, अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र, जैसे मैग्रोव है। अगर आप मैग्रोव 1 में देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ खनन हनन कार्य कुछ मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कोरल रीफ है, ठीक है, रिजर्व है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, मतलब निर्माण की गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो ये किसके है, CRZ के अंतर्गत ये ध्यान रखता है, ठीक है, एक तरह से रूल्स है, ठीक है। फिर सेकंड है CRZ सेकंड का रूल्स ये बता रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पहले से विकास हुआ हो। जैसे पहले से विकास कहाँ आप देख सकते हो, जिसका भवन निर्माण की अनुमति है। जैसे तटीय इलाके तमिलनाडु पे, यहाँ पर जैसे अंग्रेजों के टाइम में पहले से निर्माण हो रखा है, तो उनसे क्या होता है, उनकी भवन निर्माणों की वापस से पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये CRZ सेकंड में। थर्ड में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे कम घनत्व वाले निर्माण पर्यटन आधारित गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। जैसे मान लेते हैं जैसे ये कस के क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या पर्यटन क्षेत्र मतलब पर्यटक लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम जैसे मान लेते हैं कोई किसी भी क्षेत्र में या छोटी आसपास छोटे छोटे अपने बिजनेस या मतलब संसाधन के लिए ओपन कर सकते हैं, वो भी उनकी CRZ के नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है समुद्री जलमार्ग ज्वार यानी ज्वार भाटा जो क्षेत्र है वहाँ तक मछली पकड़ने की गतिविधि की अनुमति होती है। जैसे मछली पकड़ते हैं ना, तो वो भी एक CRZ के अंतर्गत आते हैं, यानी CRZ के रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी अगर अनुमति होगी तो वो इनसे अनुमति लेके फिर मछलियाँ पकड़ने की अनुमति होती है। वैसे ऐसे लोग गलत तरीके से वैसे बहुत लोग यूज करते हैं, बट इनका एक रूल्स है, मतलब रूल्स होता है पर्यावरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपने देख लिया CRZ क्या होता है। अब है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पर अभी UPSC प्रीलिम्स से जैसे 2021 है, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था, 21 में भी पूछा था उन्होंने इस तरीके से, यानी वर्ल्ड में जैसे 2021 में क्या यूनिसेफ का आई थिंक मातृभाषा दिवस, यूनिसेफ मातृभाषा दिवस ऐसा कुछ पूछा था। 2023 में भी ये पूछा था स्वदेशी वाला, आई थिंक हस्तशिल्प स्वदेशी, ऐसा मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से UPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको याद रखना है मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है, 3 मई को, यानी न्यूज़ कब आती है, न्यूज़ 3 मई को आती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़ कब आती है, 3 मई को, ठीक है। तो याद रखना, ये न्यूज़ में क्यों थी, पर्यावरण पत्रकारों की बढ़ती हिंसा का सामना की वजह से, तो ये आप इसका ध्यान रख सकते हो, ठीक है, 3 मई को, ठीक है, बस। फिर है स्पोर्ट्स फॉर नेचर, ये क्या है, ये है पेरिस ओलंपिक में खेल के साथ पर्यावरण, यानी पेरिस ओलंपिक होता है, पेरिस ओलंपिक हुआ था उस टाइम उनके क्या खेल के साथ इनका एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये इनका आपको ध्यान रखना है। S4N अगर कहीं पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए 1 लाइनर, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये संवेदनशील क्षेत्रों पर रक्षा करके क्षतिग्रस्त आवासों को सुधार करके पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को उपयोग करके इन समस्या को रोकना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पेरिस ओलंपिक में जैसे गेम्स होते हैं तो ये S4N फेल की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखना है, मतलब इनका रूल क्या रहता है, और खेल के साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी विकास हो जाए, ठीक है, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे। इनकी 4 सिद्धांत क्या है, प्रजाति और आवासों का संरक्षण करना, पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना, टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण, कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अब यहाँ से UPSC प्रीलिम्स इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछ रखे हैं, जो भी संस्था जैसे साइट्स का क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने, प्रीलिम्स 2017 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट की जो संस्था है उनकी स्थापना किसने की थी, इस तरीके से UPSC प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। तो S4M जो N-FAL की स्थापना IUCN, UNEP और IOS यानी ओलंपिक समिति है, उनकी संगठनों की मदद से ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी केवल एक ने नहीं बनाया, ये आपको ध्यान रखना है, यानी 2-3 ने बनाया है। और अगर वहाँ से UPSC प्रीलिम्स में अगर 2-3 अगर स्टेटमेंट ऐसे दे रखे ना कि IUCN, UNP, IOS, वो लगभग गलत देते हैं, यानी इसकी जगह कुछ और लिख देंगे, इसकी जगह कुछ और दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम वो ट्रिक्स और रूल्स वाले वीडियो में पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझाएंगे। इसका टारगेट 2030 तक वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है, ये आप देख सकते हो 2030 तक, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है ग्रीन एनसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंपनियां, ये क्या होता है ग्रीन एनसिंग क्या होती है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने पर्यावरण से संबंधित जो भी है वो डाटा को नापती है, ठीक है, कम भी करती है, पर्यावरण को संतुलन भी करती है, बट वो कुछ चीज़ें छिपा लेती है। अब कुछ चीज़ें छिपाने से किसी को पता नहीं चलता है, बट वो छिपा लेती है, तो उसको ग्रीन एनसिंग बोला जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी ये कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन को मापती है, ठीक है, कम करती है, संतुलन करती है, लेकिन अक्सर अपने प्रयासों के बारे में शुभ करने की फैसला करती है, और एक उभरती हुई वैश्विक प्रवृत्ति है जिसे ग्रीन एनसिंग कहा जाता है। अब ये कब होता है, जब फर्म, यानी जब जैसे कोई कंपनी है वो पर्यावरण लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में कम रिपोर्ट करती है। जैसे कोई भी चीज़ आप, अगर आप टीचर को कम रिपोर्ट करोगे तो वो टीचर को थोड़ी पता चलेगी। तो इसी तरीके से अगर वो इन्वायरमेंट से संबंधित कम रिपोर्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट के बारे में उनको पता ही नहीं चलेगा, वो छिपा ली उन्होंने जानकारी, ठीक है। जैसे रणनीतिक रूप से जानकारी छिपाती है, ग्रीन एनसिंग फॉर्म अपने पर्यावरण से संबंधित विज्ञापन भी नहीं करता है, ये ऐसी तरीके से विज्ञापन भी नहीं करते, ठीक है। ये हो गया। अब इको लेबल क्या होता है, इको लेबल एक तरह से ऑथेंटिक होता है, मतलब एक तरह से ऑथेंटिक मान सकते हैं। अगर किसी ने, जैसे मान लेते हैं ये वस्तु है, कोई एक्स वस्तु है, ठीक है, अब इस वस्तु के पर इको लेबल का अगर मार्क लगा हुआ ना, तो वो सबसे पहले ये समझ सकते हो आप पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार से क्षति नहीं हुई है। जैसे हम बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है, उसमें से लिखा होगा कि पर्यावरण 100% ये किसी भी तरीके से किसी को हानि नहीं पहुंचाना, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, उपभोक्ता को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाले उत्पादों को पारिस्थितिक पक्ष के बारे में सूचित करना। ये इस तरीके से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इनको याद करना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको गूगल में देख के जाके वहाँ पर आपको देख सकते हो, ठीक है, जिससे ये उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, ठीक है। ये प्रमाणित और मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय लेबल की वास्तविक मानकों को पूरा करता है, नहीं जो ये पर्यावरण जो ये इको लेबल है, ये पूरी तरीके से वास्तविक मानकों को पूरा करते हैं, जो ग्रीन एनसिंग और ग्रीन वॉचिंग नहीं करते, ठीक है। अब इसी तरीके से ये देखो, ये यूपीसी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया था ग्रीन वॉचिंग। अब ग्रीन वॉचिंग क्या होता है, जैसे मान ले कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी अपने उत्पाद और पर्यावरण के प्रति अनुकूल तो दिखाती है, मतलब सॉरी ये अनुकूल तो दिखाती है, बट रियल में वो मतलब एक तरह से पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती है, यानी पर्यावरण के साथ वो धोखा करती है। जैसे मान लेते हैं वो किसी ने पर्यावरण के नुकसान पहुंचा लिया, ठीक है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, पर वो जैसे कोई पेड़ पौधों से नुकसान पहुंचाने पर वो किसी ने वस्तु बनाई है, ठीक है, पर वो लिखते क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल है, 100% पर्यावरण के अनुकूल है, बट वो रियल में ऐसी होती नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन वॉचिंग, ठीक है। यानी एक तरह से हम अपने को क्या बनाते हैं, पागल बनाते हैं, लोगों को पागल बनाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंपनियां क्यों करती है, अपने लिए, अपना खुद का अपना बिजनेस करने के लिए करती है, ठीक है, इन्वायरमेंट को नुकसान पता है मतलब पहुंचाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यूपीसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या है, ठीक है। तो ये देखो आप देख सकते हो आंसर, मिथ्या रूप से ये प्रभाव व्यक्त करना है, मिथ्या रूप से यानी झूठ रूप से ये बताना है कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूल यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, बट रियल में नहीं होता है, ठीक है। यानी ये मिथ्या रूप से यानी झूठ रूप से इनको बताना होता है ग्रीन वॉचिंग का, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर है वानुआतु द्वीप, ये भी न्यूज़ में रहता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आप देख सकते हो, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के जैसे ऊपर में देखोगे तो ये सोलोमन और ये वानुआतु द्वीप, ठीक है। जैसे सोलोमन द्वीप देख सकते हो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ये भी, ये यूएन के अनुसार अगर देखा जाए विश्व जोखिम सूचकांक में दूसरा स्थान है इसका, ठीक है। क्यों है, इसका रिंग ऑफ फायर यानी ज्वालामुखी क्षेत्र वाला एरिया के अंतर्गत पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन आपको देखनी है। फिर है निकिल उद्योग, निकिल उद्योग अभी इंडोनेशिया में बहुत ही न्यूज़ में था, ठीक है। अब ये इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा निकिल भंडार है, वैश्विक आपूर्ति का लगभग 30%, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये साइंस एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये निकिल का यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। निकिल का यूज कहाँ होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में, ठीक है, बैटरी में मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो वाहनों में बैटरी बनाते हैं तो उसका निकिल का यूज किया जाता है, निकिल और केडियम को मिक्स करके यूज किया जाता है, ठीक है। फिर रहता है इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग, अगर यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है साइंस में कि मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो होता है जैसे किसी धातु पर सतह मतलब पतली सतह पर चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यानी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यानी धातु की सतह पर परत चढ़ाने में, जैसे कोई धातु है उसके ऊपर निकिल की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो इसके लिए भी ये यूज हो जाता है, ठीक है। मुद्राओं में अगर कुछ देशों में अगर देखा जाए मजबूत जैसे कोई सिक्का है, ठीक है, उस सिक्के को अगर मजबूत करना है तो निकिल को यूज किया जाता है ताकि वो सिक्का भी मजबूत हो, तो इसके इनका निकिल का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वो है विश्व मैंग्रोव दिवस, तो आपको याद रखना 26 जुलाई, ये इस तरीके से आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने 2015 में इनको घोषित किया था। मैंग्रोव को अक्सर तट का प्रहरी बोला जाता है, यानी तट की सुरक्षा करता है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंग्रोव अगर ज़्यादा होगा, दलदली क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर तट की रक्षा करता है एक तरह से, यानी कोई आप इधर सीधा कोई नहीं घुसेगा, ठीक है। ये देख सकते हो मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तट और महासागरों द्वारा पोषित अर्थव्यवस्था यानी ये तट और आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर एक तरह से समुद्री तटीय पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास करता है, बेहतर आजीविका प्रदान करता है, ठीक है, समुद्री संसाधन को सतत उपयोग करता है, ठीक है। इसमें जैसे मत्स्य पालन भी आता है, अपतटीय तेल, शिपिंग, पर्यटन क्षेत्र सब कुछ इसमें शामिल होता है, ठीक है। मतलब ये आप देख सकते हो, मतलब जो तटीय इलाकों में है वहाँ पर आपको एक तरह से इकोनॉमिक्स चलाना है, ठीक है, यानी तटीय इलाकों में क्या चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, ये समझ सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। अगर आपने ब्लू इकोनॉमी किसी को पता होती तो ये आपको ब्लू कार्बन भी आराम से इसको सॉल्व कर सकता था, ठीक है। जैसे महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का, ये आप देख सकते हो, महासागरों और जो तट वाले क्षेत्र में वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्रों को प्रगतित कार्बन, ठीक है। अगर ब्लू इकोनॉमी होती तो तट और महासागरों पर पोषित अर्थव्यवस्था, बस इतना ही से चेंज हो सकता था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। दूसरे बहुत ही स्टेटमेंट भी वो सब अलग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवाकाडो फल। एवाकाडो फल क्या होता है, जैसे ये अभी बहुत न्यूज़ में रहता है, न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ये अपने इंडिया में इतना नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है ही नहीं इंडिया में। इसका जो मूल रूप से है वो कैरिबियन क्षेत्र का फल है, यानी कैरिबियन क्षेत्र मतलब जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो बीच वाला क्षेत्र है वो है कैरिबियन क्षेत्र है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से फल है, जो ये जो बीच वाला ये जो आपको दिख रहा होगा टुकड़ा, इसको काट के ऐसे आम के वैक्स, आम का जो फल होता है उस तरीके से इसको काट के खाया जाता है। वो बॉडी के लिए क्या होता है, वो विटामिन वसा का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। ये पेड़ मध्य दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एवोकाडो उत्पादक मैक्सिको है, ठीक है। उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको। इसमें पानी यानी फल में पानी की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी। अब सीधी सी बात है, अगर कोई अच्छा कोई फल अगर कोई बॉडी के लिए अपने लिए अच्छा है, जैसे नारियल है तो नारियल को पानी की आवश्यकता होती है, इसी तरीके से एवोकाडो को भी पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय भूमध्य सागरवाही जलवायु की खेती है, ये आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कैरिबियन क्षेत्र या मध्य अमेरिका, यानी जैसे आप देखो कोई कोस्टा रिका है, ये पनामा वाला क्षेत्र है, ठीक है। इधर आपको देखने को मिलेगा एवोकाडो, ठीक है। वहाँ पर बहुत ही मतलब एक तरह से पानी की भी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, और वैसे भी ये एक तरह से एवोकाडो जो फल है ये बहुत ही महंगा है, ठीक है। फिर है उच्च सागर। अब उच्च सागर क्या है, ये आप देख सकते हो, दुनिया की महासागरों का वो क्षेत्र जो राष्ट्रीय अधिकार के क्षेत्र यानी किसी देश के क्षेत्र से बाहर है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये इंडिया, मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, ये बांग्लादेश और भारत के अंडर में आसपास कुछ क्षेत्र इसके अंडर में होगा, बट जो इंडिया से बहुत दूर जो समुद्र है वो किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है, वो मतलब वो खुला पड़ा है। उसके लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए इन्होंने संधि बनाई, उच्च सागर संधि, ठीक है। यानी वो दुनिया की महासागरों को एक बड़ा हिस्सा है, महासागर का 2/3 हिस्सा पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता और लेकिन कम संरक्षित क्षेत्र है, यानी कम सुरक्षा मतलब कम संरक्षित कर रहे हैं, बट जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सबसे अच्छा है, ठीक है। तो उच्च ज्वार अभी संधि है वो राष्ट्रीय सागर क्षेत्र में परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी संगठन यानी BBNG। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये अफ्रीका है, ठीक है। अब ये अफ्रीका के आसपास है, वो तो उनके अफ्रीका के कंट्रोल में है किसी देश के, ठीक है। बट ये जैसे दूर जो समुद्र है इसके अंडर में मतलब कोई कंट्रोल में नहीं है, तो इनके लिए सुरक्षा करनी है, इनके लिए संरक्षित आपको करना है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बायोडाइवर्सिटी अगर इंपॉर्टेंट है तो वो अपने मतलब क्लाइमेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्ल्ड के सबके लिए इंपॉर्टेंट, उसको अपने को किस तरीके से सुधार करना है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे दूर वाले क्षेत्र में जो भी यहाँ से जो गए हुए हैं पॉल्यूशन गए हुए हैं, तो उनको साफ क्लीन करके इस तरीके से इन्होंने संधि बनाई, उच्च सागर संधि, ठीक है। तो ये था अपना जो इन्वायरमेंट का जो फर्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ट्रिक्स और रूल्स PYQ के हैं, उनके धीरे धीरे मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।